नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके पैरों के नीचे है, लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। हमारी जमीन, हमारी मिट्टी और हमारे संसाधन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी साझी विरासत क्यों है और हम इसे आने वाले कल के लिए कैसे बचा सकते हैं। हाँ, और ये जो विरासत शब्द है ना, हम्म, ये यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर हम संसाधनों को एक अधिकार की तरह देखते हैं कि ये तो हमारा हक है, सही बात है। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किसी भी चीज को संसाधन या रिसोर्स कहते कब हैं। क्या हवा, पानी, पत्थर ये सब हमेशा से संसाधन थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कोई भी पदार्थ आप देखें अपने आप में संसाधन नहीं होता, हम उसे बनाते हैं। अच्छा। यानी वो चीज हमारी किसी जरूरत को पूरा करे। प्यास बुझाने के लिए पानी या घर बनाने के लिए पत्थर। ठीक है, उपयोगिता समझ में आती है। और दूसरी चीज? दूसरी है मूल्य, यानी वैल्यू। उसका कोई आर्थिक या सामाजिक महत्व होना चाहिए। सोना महंगा है, इसलिए वो एक संसाधन है, लेकिन किसी समुदाय के लिए एक पवित्र जंगल का मूल्य शायद सोने से भी ज्यादा हो। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी। हमारे पास उसे इस्तेमाल करने का ज्ञान और उपकरण होने चाहिए। मतलब जब तक हमने पेट्रोल इंजन नहीं बनाया था, तब तक जमीन के नीचे का वो जो कच्चा तेल था, वो बस एक काला चिपचिपा पदार्थ था, संसाधन नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और चौथी चीज है संस्कृति, कल्चर, जो तय करती है कि हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। तो उपयोगिता, मूल्य, टेक्नोलॉजी और संस्कृति, ये 4 स्तंभ हैं। तो ये तो साफ हो गया कि कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। लेकिन एक बार जब हम किसी चीज को संसाधन मान लेते हैं, तो उसे समझना जरूरी हो जाता है। हाँ। क्या सारे संसाधन एक जैसे होते हैं? मतलब कोयले और सूरज की रोशनी को एक ही तराजू में तौल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उन्हें क्या कहते हैं, क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। पहला और सबसे आसान तरीका है उनकी उत्पत्ति के आधार पर, बाय ओरिजिन। एक है जैविक, बायोटिक, यानी? जो जीवित चीजों से मिलते हैं, जैसे जंगल, मछलियां। और दूसरा है अजैविक। एबायोटिक। अजैविक मतलब? जो निर्जीव स्रोतों से आते हैं, जैसे जमीन, हवा, पानी और खनिज। ठीक है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ये तो आसान है। हाँ। लेकिन जो सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है वो ये है कि ये कब तक चलेंगे? और यही दूसरा वर्गीकरण है, बाय एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी वो खत्म होंगे या नहीं। इसमें आते हैं नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, या जो प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा। हाँ, और एक हद तक पानी भी। और दूसरे हैं गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल्स, जैसे कोयला और पेट्रोल। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, एक बार खत्म तो खत्म। और इनका मालिक कौन है? क्या मेरा घर और एक पब्लिक पार्क ये एक ही तरह के संसाधन है? नहीं, ये तीसरा वर्गीकरण है, बाय ओनरशिप। कुछ संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअल, जैसे किसी किसान का खेत। कुछ सामुदायिक, कम्युनिटी ओन्ड, जैसे गांव का तालाब या चारागाह। बिल्कुल। फिर राष्ट्रीय संसाधन आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज, जो देश की संपत्ति हैं, जैसे सड़कें और रेल लाइनें। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल, जैसे खुला समुद्र, जिस पर किसी एक देश का हक नहीं होता। ठीक है, अब एक आखिरी वर्गीकरण बचा है जो थोड़ा मुश्किल लगता है, विकास की स्थिति के आधार पर। इसमें संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश आते हैं। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। पर हम अभी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे हमें पता है कि राजस्थान में बहुत तेज हवा चलती है, जहां पवन ऊर्जा की इमेंस पोटेंशियल है। और विकसित, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो हैं जिनका हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे झारखंड की कोयला खदानें। और भंडार, स्टॉक। भंडार एक तरह का छिपा हुआ खजाना है। हमें पता है कि वो वहां है, लेकिन हमारे पास उसे निकालने की चाबी यानी सही टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। कोई उदाहरण? जैसे हमें पता है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, और हाइड्रोजन ऊर्जा का एक जबरदस्त स्रोत है। तो सैद्धांतिक रूप से हमारे महासागर ऊर्जा के भंडार हैं। पर आज हमारे पास समुद्र के पानी से सस्ते में हाइड्रोजन निकालने की तकनीक नहीं है। वाह,
मतलब भविष्य में हमारे महासागर हमारे पेट्रोल पंप बन सकते हैं। और ये संचित कोष, रिजर्व्स, संचित कोष इसी भंडार का वो हिस्सा है जिसे निकालने की तकनीक हमारे पास है, लेकिन हमने उसे भविष्य के लिए बचा कर रखा है। जैसे नदियों के बांध में जमा पानी, जिसे हम जरूरत पड़ने पर बिजली बना सकते हैं। ये वर्गीकरण समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि हम संसाधनों से किस तरह घिरे हुए हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि हम अपनी इस विरासत के साथ मतलब अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक तरफ घना हरा भरा जंगल और दूसरी तरफ खनन से तबाह हुई जमीन। द हाई कॉस्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। और यही हमारी कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। जब हम लालच में आकर अंधाधुंध शोषण करते हैं तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहला असर तो पर्यावरण पर दिखता है। हमारी हवा, पानी, जमीन सब जहरीले हो जाते हैं। पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। कई जीव जंतु तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस। और ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, ये सब भी तो इसी का नतीजा है ना। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। जब हम जंगल काटते हैं तो मौसम का चक्र बिगड़ता है, जिससे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। और इसका एक सामाजिक पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? इससे समाज में असमानता बढ़ती है। कुछ अमीर लोग संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और एक बड़ी आबादी को उसके फायदों से वंचित रहना पड़ता है, जिससे सामाजिक संघर्ष पैदा होता है। तो एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ ये विनाशकारी परिणाम। इस दुविधा से निकलने का रास्ता क्या है? इसी सवाल के जवाब में 1980 के दशक में एक नया और बहुत शक्तिशाली विचार सामने आया, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग ने इसकी एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी परिभाषा दी। Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. बिल्कुल। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम विकास को एक दौड़ की तरह ना देखें, बल्कि एक रिले रेस की तरह देखें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब हम मशाल अगली पीढ़ी को सौंपें तो वो बुझी भी ना हो। इसके 4 मुख्य लक्ष्य हैं: पर्यावरण को बचाना, लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक विकास करना, संसाधनों का बंटवारा न्याय से करना और समाज में समानता लाना। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का सपना है। तो इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं, इसके लिए कोई ठोस योजना, कोई स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तो चाहिए होगा ना? हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही तार्किक और रणनीतिक ढांचा बनाया गया है। इसके 3 कदम हैं। 3 कदम। पहला कदम आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, यानी सबसे पहले ये तो पता करो कि तुम्हारे पास है क्या, कहाँ है और कितना है। पूरे देश के संसाधनों का सर्वे करना, नक्शे बनाना, उनकी गुणवत्ता को जांचना। ये तो किसी भी काम का पहला उसूल है, पहले जानो कि तुम्हारे पास क्या है। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है एक योजना बनाना, फॉर्म्युलेटिंग अ प्लान। जब हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, तो हम उनके सही इस्तेमाल के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसमें सही टेक्नोलॉजी चुनना, लोगों को प्रशिक्षित करना और नियम कानून बनाने जैसी चीजें शामिल हैं। और तीसरा और आखिरी कदम इम्प्लीमेंटेशन, यानी उस योजना को देश के विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसाधन योजना अलग चल रही है और देश की विकास योजना अलग। दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। और भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए तो ऐसी योजना बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? हमारे यहाँ ऐसी क्या खास बात है? कई बातें हैं। एक तो यहाँ संसाधनों का बंटवारा बहुत असमान है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी राज्य में खनिज भरे पड़े हैं तो किसी में पानी की एक एक बूंद कीमती है। दूसरा, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और संसाधन सीमित है। वास्ट पॉपुलेशन एंड लिमिटेड सप्लाई। हाँ, बिना योजना के काम करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। और तीसरा, इससे हम क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सकते हैं और पर्यावरण को और खराब होने से बचा सकते हैं। चलिए इन बातों को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। जमीन यानी लैंड, वो संसाधन जिस पर हमारी सारी गतिविधियां टिकी हैं। ये पाई चार्ट भारत में भूमि उपयोग की एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। बिल्कुल, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और चुनौतियों का आईना है। देखिए, लगभग 54% भूमि पर खेती होती है,
नेट सोन एरिया। ये बताता है कि हम आज भी एक कृषि प्रधान देश हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ 22% जमीन पर जंगल है, फॉरेस्ट लैंड। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए देश के 33% हिस्से पर जंगल होने चाहिए। मतलब हम लक्ष्य से काफी पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। हमारी धरती के फेफड़े जरूरत से कमजोर हैं। इसके अलावा 8% जमीन पर शहर और सड़कें हैं, 6% जमीन बंजर है और सिर्फ 4% जमीन चारागाहों के लिए है। और भूमि उपयोग के इस पैटर्न से एक और गंभीर समस्या पैदा होती है ना? भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन, यानी हमारी जमीन की गुणवत्ता का धीरे धीरे खत्म होना। हाँ, और इसके पीछे ज्यादातर मानवीय कारण है। अंधाधुंध वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जानवरों द्वारा चारागाहों को पूरी तरह चर लेना, ओवरग्रेजिंग और अनियंत्रित खनन। बिल्कुल, अनियंत्रित खनन, माइनिंग। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में आप देख सकते हैं कि खनन के बाद जमीन को कैसे जख्मी हालत में छोड़ दिया जाता है। मैंने सुना है कि खेती के कुछ तरीके भी जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां अत्यधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन से खेतों में पानी भर जाता है और जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो बंजर हो जाती है। अच्छा, जब हम खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर देते हैं तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन अपने पीछे नमक छोड़ जाता है। धीरे धीरे जमीन पर नमक की एक सफेद परत जम जाती है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला कचरा भी भूमि को प्रदूषित करता है। तो क्या हम अपनी जमीन को वापस ठीक कर सकते हैं? क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद हमेशा होती है, और हमारे पास इसके लिए एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट फॉर लैंड कंजर्वेशन मौजूद है। क्या है वो? सबसे पहला और जरूरी कदम है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, वनीकरण करना। दूसरा, पशुओं के चरने को नियंत्रित करना ताकि चारागाहों को फिर से पनपने का मौका मिले। और उद्योगों और खनन का क्या? उनके लिए सख्त नियम बनाने और उन्हें लागू करने की जरूरत है। खनन के बाद उस जमीन को फिर से सुधारना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही हमें पानी के बहाव को रोकने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाने चाहिए, ताकि पानी मिट्टी को अपने साथ बहा कर न ले जाए। बिल्कुल। और जो जमीन बंजर हो चुकी है उसे सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनानी होंगी। तो हमने देखा कि जमीन को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ सतह की बात हुई। असली कहानी तो उस कुछ इंच मोटी परत में छिपी है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। मिट्टी, सॉइल। हाँ, मिट्टी। ये सिर्फ धूल और पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ ब्रह्मांड है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। मिट्टी पृथ्वी की जीवित त्वचा है, द लिविंग स्किन ऑफ द अर्थ। और इस त्वचा की 1 इंच परत बनने में सैकड़ों, कभी-कभी हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल? हाँ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसे कई चीजें मिलकर चलाती हैं। जलवायु यानी तापमान और बारिश, चट्टानें, पेरेंट रॉक जिनसे मिट्टी बनती है, जैविक कारक यानी पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, और जमीन का ढलान, टोपोग्राफी। ये सब मिलकर सदियों तक काम करते हैं, तब जाके उपजाऊ मिट्टी की एक पतली परत तैयार होती है। एक मिनट, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि मिट्टी के बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम मिट्टी का अपरदन देखते हैं तो हम सिर्फ धूल नहीं खो रहे हैं, हम सदियों की मेहनत को कुछ ही पलों में गंवा रहे हैं। वाह! बिल्कुल। और भारत में इस मिट्टी की अद्भुत विविधता है। उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी है, अलूवियल सॉइल, जो नदियों द्वारा लाई गई है और बहुत उपजाऊ है। गेहूं और चावल के लिए सबसे अच्छी। हाँ, फिर जब हम दक्कन के पठार की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन का रंग बदल जाता है। यहाँ की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर भी कहते हैं, किसी जादुई स्पंज की तरह है। ये मानसून की हर बूंद को सोख लेती है और महीनों तक नमी बनाए रखती है। इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, इसने भारत के कपड़ा उद्योग की नींव रखी है। फिर लाल और पीली मिट्टी है जो कम बारिश वाले इलाकों में मिलती है। लैटेराइट मिट्टी वहां बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और मिट्टी के पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों में शुष्क मिट्टी और पहाड़ों पर वन मिट्टी पाई जाती है। इस बेशकीमती मिट्टी को सबसे बड़ा खतरा किससे है? एक खामोश दुश्मन से, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी हवा या पानी द्वारा मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत का बह जाना या उड़ जाना। जब बारिश का पानी ढलान पर तेजी से बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी ले जाता है।
अगर ये कटाव गहरी नालियां बना दे तो उसे गली अपरदन, गली इरोजन कहते हैं। मैंने चंबल के बीहड़ों के बारे में सुना है, क्या वो इसी का नतीजा है? हाँ, मैं एक बार चंबल के भीड़ों में गई थी। जब आप उन गहरी खाइयों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि पानी में कितनी ताकत है। वो जमीन को काट कर ऐसे बना देता है जैसे कोई चाकू मक्खन को काटता है। वो सिर्फ मिट्टी का कटाव नहीं है, वो एक जख्मी लैंडस्केप है। और जहां पानी नहीं है वहां हवा यही काम करती है, उपजाऊ परत को उड़ाकर ले जाती है। तो हम इस अपरदन को, इस कटाव को कैसे रोक सकते हैं? अपनी सदियों की इस विरासत को कैसे बचा सकते हैं? हमारे पूर्वज इसके तरीके जानते थे और वो आज भी उतने ही कारगर हैं। पहला है कॉन्टूर जुताई, कॉन्टूर प्लाउइंग। कॉन्टूर जुताई। इसका तरीका बहुत सरल लेकिन शानदार है। सोचिए, अगर आप एक ढलान पर सीधी लकीरें खींचेंगे तो पानी के लिए एक सीधा हाईवे बन जाएगा। और वो सारी उपजाऊ मिट्टी अपने साथ ले जाएगा। का मौका देती है और मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखती है। और पहाड़ी इलाकों में तो मैंने सीढ़ीदार खेत देखे, टेरेस फार्मिंग। हाँ, सीढ़ीदार खेती भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर पानी की गति को कम कर दिया जाता है। इसके अलावा खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें लगाना, जिसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं, हवा की गति को कम करता है। या फिर फसलों की पट्टियों के बीच घास उगाना, स्ट्रिप क्रॉपिंग, वो भी हवा के जोर को तोड़ता है। तो हमने भूमि और मिट्टी को बचाने के अलग-अलग तरीकों पर बात की, लेकिन क्या ये सब अलग-अलग काम करते हैं? यही सबसे जरूरी बात है, ये सब अलग-अलग नहीं है। एक सफल रणनीति, अ यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, इन सभी को एक साथ लेकर चलती है। हमें एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक एकीकृत दृष्टिकोण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से देखना होगा। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, वानस्पतिक आवरण को बढ़ाना, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और चराई को नियंत्रित करना। दूसरा, पानी का समझदारी से प्रबंधन करना, इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट, जैसे चेक डैम बनाना और जरूरत से ज्यादा सिंचाई से बचना। हाँ, और तीसरा है टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कॉन्टूर जुताई और सीढ़ीदार खेती। और चौथा है सख्त नियम कानून बनाना और बंजर हो चुके जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए काम करना। अंत में हमारी जमीन और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ हो रही है कि संसाधन सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक जटिल व्यवस्था है जिसका हम सब हिस्सा हैं। हमने समझा कि कोई चीज संसाधन बनती कैसे है, उसके अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरे क्या हैं और सतत विकास का रास्ता हमें कहाँ ले जा सकता है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी की भूमिका एक 2-धारी तलवार की तरह है। ये शोषण का औजार भी बन सकती है और संरक्षण का उपाय भी। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने भंडार संसाधनों की बात की थी, स्टॉक रिसोर्सेज, जैसे पानी से हाइड्रोजन बनाना, जिसे हम आज की तकनीक से हासिल नहीं कर सकते। सोचिए, जब वो तकनीक हमारे पास आ जाएगी तो आज का कौन सा भंडार हमारे भविष्य का सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है, और उस बदलाव से कौन सी नई सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा होंगी।